तो आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं फिजिक्स का इलेक्ट्रोस्टैटिक का लेक्चर नंबर सेकंड। लेक्चर नंबर फर्स्ट में अपन पढ़ चुके हैं विद्युत आवेश एवं उसके गुण, है ना। इसमें अपन पढ़ेंगे कूलाम का नियम। ठीक है, देखते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो अपन को ये बात ध्यान में रख लेनी है, ये दोनों बात जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने पूरे चैप्टर में इंपॉर्टेंट और पूरी फिजिक्स में ही इंपॉर्टेंट है। हालांकि कि जो समान आवेश एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे, है ना। हाँ, ये धन धन मिलेगा तो प्रतिकर्षित, इसी प्रकार से ऋण ऋण, और अपोजिट चार्जेस रहेंगे तो अट्रैक्ट करेंगे दूसरे को, मतलब आकर्षित करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट। अच्छा, अब अपन यहाँ पढ़ेंगे आवेशन की विधियाँ, है ना। आवेशन की विधियों में सबसे पहली घर्षण विधि, है ना। घर्षण विधि तो आप सब जानते ही हैं, लेकिन फिर भी एक बार देख लेते हैं। आवेशन की इस विधि में दो पदार्थों को आपस में रगड़ कर दूर दूर ले जाते हैं, मतलब दो पदार्थों को रगड़ा जाता है, जिससे दोनों पदार्थों पर अलग अलग प्रकृति का तथा समान परिमाण का आवेश उत्पन्न हो जाता है। अलग अलग प्रकृति का रहता है, लेकिन इनका परिमाण क्या है, समान रहता है। ठीक है, जैसे किस पदार्थ पर धनात्मक प्रकृति का आवेश उत्पन्न होगा तथा किस पदार्थ पर ऋणात्मक प्रकृति का होगा, यह पदार्थों के गुणधर्म पर निर्भर करता है। एग्जाम्पल के लिए देख लेते हैं, जैसे कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ने पर कांच की छड़ पर धनावेश तथा रेशम के कपड़े पर ऋणावेश आता है ना। हाँ, ये घर्षण विधि हो गई। अब अपन देखेंगे चालन विधि। चालन विधि में क्या है, आवेशन की इस विधि में किसी एक आवेशित वस्तु को अन्य आवेशित वस्तु से स्पर्श कराकर अनावेशित वस्तु को आवेशित किया जाता है ना। इस प्रकार से देखो, जैसे न्यूट्रल मतलब अनावेशित वस्तु है, अब ये आवेशित वस्तु को लिया है, ऋण आवेशित वस्तु है, तो इसको इससे स्पर्श करा है तो इसका चार्ज है जो इसमें ट्रांसफर हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन इसमें ट्रांसफर हो जाएंगे तो ये पूरा चार्ज हो जाएगा ना। इसमें मतलब अनावेशित वस्तु के पास किसी आवेशित वस्तु को लाते हैं, जिससे क्या होता है, अनावेशित वस्तु से उसी चार्ज से ट्रांसफर हो जाता है, तो उसी चार्ज से आवेशित हो जाता है। इस प्रकार से ऋण आवेशित हो जाएगा। ठीक है, अब प्रेरण के द्वारा चालन देखते हैं। यदि किसी आवेशित वस्तु को किसी अनावेशित वस्तु के समीप लाएं तो अनावेशित वस्तु की पास वाली सतह पर विपरीत प्रकृति का आवेश तथा दूसरी वाली सतह पर समान प्रकृति का आवेश उत्पन्न हो जाता है। देखो, इस एग्जाम्पल से समझेंगे। जैसे ऋण आवेशित वस्तु को लाए, ये उदासीन था, इसके पास लाए तो इसके जो पास वाली थी इस पर क्या होगा, धनावेश। इस पास वाली सतह है ना, पास वाली सतह पर क्या होगा, धनावेश, और विपरीत वाली सतह पर, दूर वाली सतह पर समान आवेश, है ना, ऋण आवेश उत्पन्न हो गया, है ना। ये क्या करता है, इस इधर जो इलेक्ट्रॉन थे, ऋणावेश था, इसने इसको प्रतिकर्षित किया तो इधर आ गया, है ना, और धनावेश को अट्रैक्ट किया, इसलिए इसके पास वाले पर क्या हो गया, धनावेश, दूर वाली पर ऋणावेश। अब इसको अर्थिंग कर देंगे तो इधर से क्या हो जाएगा, ग्राउंडिंग। अर्थिंग की तो क्या हो जाएगा, ऋणावेश पूरा चला जाएगा, इस पर धनावेश बचेगा। अब इसको हटा लेंगे तो इस पर क्या बचेगा, सिर्फ धनावेश बचेगा। इस प्रकार से प्रेरण के द्वारा आवेशित किया जाता है किसी भी पदार्थ को। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अपन कूलाम का नियम, है ना। नेक्स्ट पे क्या देखेंगे अपन, कूलाम का नियम। कूलाम का नियम क्या कहता है, दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला स्थिर विद्युत बल का मान, है ना, दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला स्थिर विद्युत बल का मान आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है तथा उन आवेशों के बीच की दूरी की वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है ना। तो इस कूलाम के नियम को समझेंगे अपन, इसका डेरिवेशन करेंगे। तो अब इसको समझते हैं आगे। इसमें क्या है, देखो, दो आवेश Q1 Q2 है ना। यदि दोनों धनावेश हैं तो क्या करेगा, प्रतिकर्षण का बल लगेगा, F इधर लगेगा, है ना, और F एक इधर लगेगा, है ना। ठीक है, और यदि आकर्षण है तो दोनों पर आकर्षण का बल लगेगा। यदि विपरीत है, इधर धन है और इधर ऋण है, तो क्या होगा, आकर्षण होगा तो बल इधर लगेगा। दोनों के बीच की दूरी R है ना, इधर भी R है। ये ध्यान रखना है, केवल धन धन है तो क्या करेगा, रिपेल करेगा। रिपेल मतलब प्रतिकर्षण, और आकर्षण करेगा यदि विपरीत चार्ज है तो, है ना। ठीक है, तो इसी के अनुसार अब देखते हैं अपना जो नियम कह रहा था। नियम का पहला पॉइंट क्या कह रहा था, दो आवेशित वस्तुओं के मध्य आकर्षण प्रतिकर्षण बल F आवेशों के परिमाण Q1 Q2 के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात F अनुपाती Q1 × Q2, है ना। इसको समीकरण नंबर 1 दे देंगे। ठीक है, तो ये पहला पॉइंट हो गया अपना। अब सेकंड पॉइंट क्या कहेगा, दो आवेशित वस्तुओं के मध्य आकर्षण प्रतिकर्षण बल F उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात F व्युत्क्रमानुपाती 1/r²। तो ये दूसरा समीकरण हो जाएगा। अब समीकरण 1 व 2 से अपन क्या कर देंगे कि F व्युत्क्रमानुपाती समानुपाती Q1 Q2 अपन व्युत्क्रमानुपाती r², है ना। अब ये समानुपाती हटेगा, ये समानुपाती हटना है इधर से, तो क्या आएगा, K एक कांस्टेंट आएगा, तो K कांस्टेंट आ गया Q1 Q2, और K की वैल्यू होती है 1/4πε0, है ना। तो ये हो जाएगा अपना रियल वाला, है ना। इसको समझ लेते हैं थोड़ा। K क्या है, देखो,
जहाँ के एक नियतांक जिसका मान दोनों आवेशों के माध्यम की प्रकृति तथा मात्रक प्रणाली पर निर्भर करता है। जैसे कि के की मान ए होता है 1/4πε0 और न्यूमेरिकल वैल्यू होती है 9×10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। ठीक है। अब क्या है इधर पे एप्सिलॉन नॉट क्या है, ए एप्सिलॉन नॉट है निर्वात की विद्युतशीलता कहलाती है। एप्सिलॉन नॉट क्या कहलाती है, निर्वात की विद्युतशीलता। अब समीकरण 3 से हम आवेशों के मध्य परिमाण ज्ञात कर सकते हैं ना। तो इस समीकरण जो 3 है इस वाले से है ना, इससे या फिर इससे अपन न्यूमेरिकल वैल्यू निकालेंगे, न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, यही सब बताया गया। अब देखो समीकरण 3 में Q1 Q2 1 कूलम और R 1 मीटर रखने पर F K क्या रखना 9×10⁹ न्यूटन रखने पर ये सब रख देंगे तो क्या हो जाएगा इधर पे 1 हो जाएगा है ना। तो F 1 हो जाएगा। ओके। तो इस प्रकार से अपन क्या बोलेंगे कि इसको समझना है ना। अतः वायु या निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर रखे दो समान परिमाण वाले आवेश 9×10⁹ न्यूटन बल अनुभव करते हैं, जिनमें उनमें से प्रत्येक आवेश 1 कूलम का बराबर होगा, है ना। ठीक है ना। तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है अपना कूलम के नियम की सीमाएं देखते हैं ना। तो कूलम के नियम की पहली सीमा, कूलम का नियम केवल बिंदु आवेशों के लिए सत्य होता है ना। और यह नियम अधिक दूरी के लिए सत्य नहीं होता। और तीसरा पॉइंट है कि यह नियम 10⁻⁻15 मीटर से कम दूरियों के लिए भी सत्य नहीं है, क्योंकि 10⁻⁻15 मीटर से कम दूरियों पर नाभिकीय बल की प्रधानता के कारण यह बल अनुपयुक्त हो जाता है। मतलब कि यदि 10⁻⁻15 मीटर से कम दूरी रहेगी तो उस पर क्या होगा, नाभिकीय बल लगने लगेगा, जिससे कूलम बल काम नहीं करेगा। ठीक है। अगर अपन देखेंगे किसी माध्यम की उपस्थिति में आवेशों के मध्य बल निर्वात की तुलना में जितनी गुना कम प्राप्त होता है उसे उस माध्यम का पराविद्युतांक कहते हैं ना। अब पराविद्युतांक के बारे में पढ़ लेंगे, या आपेक्षिक विद्युतशीलता विशिष्ट पराविद्युतांक कह देंगे ना। पराविद्युतांक का सिंपल वो तो परिभाषा भाड़ में जाने दो। ए है अपना पराविद्युतांक का, निर्वात या वायु में उपस्थित आवेशों के मध्य बल F बटे अभीष्ट माध्यम में उपस्थित बलों FM है ना। तो इसमें वैल्यू रखी F की 1/4πε0 Q1 Q2/r²। इसमें रखी 1/4π E क्या है, माध्यम की विद्युतशीलता। एप्सिलॉन नॉट क्या है, निर्वात की विद्युतशीलता। तो इसको रखने पर क्या आ गया अपना E/E0। तो इसको क्या बोलेंगे अपन, ER = E/E0 है ना। तो E एक विमाहीन राशि है, या E = ER/E0 हो जाएगा, है ना। ठीक है। आवेशों के मध्य माध्यम पर लगने वाला बल A हो जाएगा। ठीक है। तो बस इतना ही ध्यान रखना है अपन को, और इसमें कुछ नहीं है इम्पोर्टेंट। अब ये अकेला है थोड़ा कि ये निष्कर्ष ये निकलता है कि अतः निष्कर्ष प्राप्त होता है कि दो विद्युत आवेशों के बीच कोई पराविद्युतांक माध्यम होने से उनके बीच विद्युत बल घट जाता है ना। पराविद्युतांक का क्या होता है अपना कि F/FM होता है ना। ये निर्वात में बल और ये माध्यम में बल, इतना ध्यान रखना है बस। नेक्स्ट अब अपन न्यूमेरिकल क्वेश्चन कर लेंगे कुछ। दो प्रोटोनों के बीच लगने वाले बल की गणना कीजिए यदि उनके बीच की दूरी 4 × 10⁻⁻15 मीटर है तो, है ना। देखो R क्या दिया गया अपन को लिख लिया, अपन ने दिया है R 4 × 10⁻⁻15 मीटर। अब देखो दो प्रोटोनों के बीच करना है, तो प्रोटोन पर आवेश अपन को पता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। तो Q = Q1 = Q2 = 1.6 × 10⁻15 कूलम। अब F क्या हो जाएगा 9×10⁹ Q1 Q2/r²। K की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/4πε0 और 4 इसकी हो जाती है न्यूमेरिकल वैल्यू 9×10⁹ और F क्या हो जाएगा फिर Q1 की वैल्यू रखेंगे 1.6 × 10⁻19। इस प्रकार से Q2 की भी यही रखेंगे और R की वैल्यू रखेंगे 4 × 10⁻15 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करते तो क्या आ जाएगा कि ये तो 9, ये क्या हो जाएगा 16 × 16 256 होता है, 2.56 हो जाएगा और -38 हो जाएंगे, और 38 में से 9 जाएंगे इधर से, है ना। 29 हो जाएंगे। 29 की पावर आ जाएगी, ये प्लस माइनस माइनस सब जुड़ जाएंगे, एक घट जाएगा। और इधर पे क्या हो जाएगा 4 × 4 = 16 और इसका वर्ग कितना हो जाएगा 30 की पावर हो जाएगी, है ना। गुणा में 15 × 30। अब इसको भाग देंगे, है ना। तो अपना आ जाएगा, इनका गुणा करके फिर 16
इनको गुणा करेंगे 9 गुणा 2 पॉइंट इतने तो आ जाएंगे 23.04/16 और ये हो जाएगा अपना 10⁻1 क्योंकि जो ऊपर जाएगा 30 की पावर ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगी प्लस का 30 हो जाएगा और गुणा में घाता जुड़ती हैं तो प्लस का 1 बचेगा है ना। अब 16 का भाग देंगे 23.4 में 23.04 में तो 16 1 16 और 1.44 गुणा 10 आ जाता है मतलब 14.4 न्यूटन बल आ जाता है अपना है ना। इस प्रकार से अपन न्यूमेरिकल वैल्यू फाइंड कर लेंगे। अब दूसरा क्वेश्चन कहता है कि यदि दो समान एक कूलम आवेश एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर स्थित हैं तो ज्ञात कीजिए है ना। अब 2 कूलम आवेश हैं जैसे कि क्या दिया गया है अपन को Q1 = Q2 = 1 कूलम दिया गया है और R दिया गया है अपन को 1 R भी 1 दिया गया है। तो अपन को ज्ञात क्या करना, निर्वात में कूलम बल, पानी में कूलम बल और धातु में कूलम बल ज्ञात करना। सबसे पहले निर्वात में देख लेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे 1/4πε0 Q1 Q2/r² या फिर K Q1 Q2/r²। 1/4πε0 एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू जो लिखी है 8.85 × 10⁻12 मीटर होती है ना। अब Q1 Q2 की 1 और इसकी 1 तो इसे पूरा 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा ऊपर जाएगा तो 10 की पावर 12 की घात और गुणा 7 है ना 22/7। पाई की वैल्यू क्या रख देंगे अपन इधर पे 22/7 रख देंगे। पाई की वैल्यू 22/7 तो 7 ऊपर चला जाएगा 22 नीचे हो जाएगा तो कुल मिला के आंसर आ जाएगा 9 न्यूटन आ जाएगा। ठीक है ना, इसको सॉल्व करने के बाद अब नेक्स्ट अब अपन देखेंगे पानी में कूलम बल है ना। देखो तो इधर से पानी में कूलम बल क्या हो जाएगा, हम जानते हैं कि F माध्यम में निर्वात बटे ER होता है, निर्वात बटे ER माध्यम में अपन ने पढ़ा था अभी है ना तो ER क्या है, जहाँ ER है पराविद्युतांक, तो जल का पराविद्युतांक या पानी का पराविद्युतांक 80 होता है तो अपन 9 अपन 80 कर देंगे तो डायरेक्ट आंसर 1.1 न्यूटन मीटर। इन फॉर्मूले को ध्यान रखना, इस प्रकार से अपन पानी में निकाल लेंगे है ना कि F माध्यम में बल बराबर क्या हो जाएगा, निर्वात में बल बटे ER मतलब कि उसका पराविद्युतांक, माध्यम का पराविद्युतांक। ठीक है, अब धातु का क्या हो जाएगा कि F निर्वात में बल बटे धातु का पराविद्युतांक, और धातु का पराविद्युतांक क्या होता है, अनंत होता है अपन जानते हैं। तो अनंत का क्या हो जाएगा 0 न्यूटन, तो इसको ध्यान रखना है। इस पर बल क्या लगेगा 0। यदि कोई भी धातु के बीच में रख दिया जाए 2 आवेश या 2 वस्तुओं को तो उनके बीच में बल ज्ञात करना है तो उनके बीच का बल हमेशा क्या होगा 0 होगा है ना, इनको ध्यान रखना है। ओके, नेक्स्ट एक क्वेश्चन और देख लेते हैं अपन कि दो समान गोले जिन पर विपरीत परंतु असमान आवेश है एक दूसरे से 90 सेंटीमीटर की दूर रखे जाते हैं, इनको आपस में स्पर्श कराकर पुनः उतनी ही दूरी पर रख दिया जाता है तो वे एक दूसरे पर 0.025 न्यूटन का बल लगाते हैं तो दोनों पर अंतिम आवेश कितना होगा। देखो 2 आवेश हैं और दोनों आवेश पर विपरीत तथा असमान आवेश है, दोनों को क्या किया जा रहा है कि झुका के फिर रख दिया जा रहा है दूर है, स्पर्श करा के। तो कॉन्सेप्ट क्या काम करेगा इधर पे, 2 समान गोलों को आपस में स्पर्श करने पर कुल आवेश आधा बट जाता है ना। माना अंत में प्रत्येक गोले पर आवेश Q आ जाता है तो F क्या हो जाएगा K Q1 Q2/r²। तो Q1 = Q और Q2 = Q, क्योंकि दोनों पर समान आवेश आना है। स्पर्श कराने के बाद जब भी अलग कर देंगे तो समान आवेश आएगा दोनों पर, तो Q1 Q2 = Q हो जाएगा। तो F K और Q²/r² और अपन को वैल्यू दी गई F की 0.025 न्यूटन और 9 K की वैल्यू होती है और Q²/0.90 अपन को R की वैल्यू दी गई है ना। तो अपन को K की जे आ जाएगी अपनी Q की वैल्यू सॉल्व करने के बाद। ठीक है, ओके ठीक है। तो यहाँ अपना ये लेक्चर ख़त्म होता है। अब नेक्स्ट लेक्चर आएगा 3rd लेक्चर, ठीक है, तो उसमें अपन कंटिन्यूसली करेंगे। ओके, थैंक यू।